नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे जान से मिलेगी निजात, मलिन बस्तियों का विवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले इस बीच एक बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आ रही है, जहां पर मौत की घाटी सुहागी में फिर दर्दनाक हादसा की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, ऑटो पर पलटा सीमेंट से लदा ट्रक, एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, प्रयागराज से गंगा स्नान कर लौट रहा था परिवार। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। NH 30 स्थित सुहागी घाटी बना हादसा स्थल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात दबाव को कम करने के लिए धामी सरकार ने रिस्पना और बंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय किया है। ये एलिवेटेड रोड 6100 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही है और इसके लिए एलिवेटेड रोड की जद में आने वाले मकानों पर लाल निशान लगना शुरू हो गए हैं। साथ ही इस क्षेत्र की तमाम रजिस्ट्रियों को भी सीज कर दिया गया है और कुल लागत में से रिस्पना नदी प्रोजेक्ट की लागत 2100 करोड़ रुपए, जबकि बंदाल नदी एलिवेटेड रोड की अनुमानित लागत 4000 करोड़ रुपए रखी गई है। बंदाल और रिस्पना नदी पर बनने जा रहे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में रिस्पना और बंदाल नदी पर बनने वाले इस एलिवेटेड प्रोजेक्ट की जद में आने वाले मकानों, दुकानों और तमाम संपत्तियों पर निशान लगना शुरू हो गया है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में नगर निगम देहरादून में प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई पार्षद और बड़ी संख्या में रिस्पना बंदाल निवासी शामिल हुए। पूर्व विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पहले तो बस्ती वासियों को बसाती है, उनसे हाउस टैक्स, बिजली बिल, सभी अन्य टैक्स लेती है, लेकिन क्या एलिवेटेड रोड के निर्माण पर उन्हें बेघर करने का काम कर रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि सरकार को अपना ये फैसला वापस ले लेना चाहिए। वहीं इसके खिलाफ अब मुख्यमंत्री आवास कूच करने की भी बात सामने आ रही है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिस्पना बिंदाल नदी पर बनने वाले एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट से यहां के लोगों की नींद उड़ गई है। नदी के दोनों तरफ बने घर चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें हजारों घर इसके दायरे में आ चुके हैं। स्थानीय लोगों को यह डर सताने लगा है कि उनके सिर से कहीं छत ना छिन जाए। यहाँ स्मार्ट मीटर तो लगाए गए हैं, मगर सफाई का नामो निशान नहीं है। हर गली में गंदगी पसरी है और बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। विकास के नाम पर उठाए जा रहे कदमों ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। देहरादून के चुक्खूवाला की इंदिरा कॉलोनी के कई घर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के दायरे में आ रहे हैं। यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। एक तरफ घर तोड़ने की बात तो दूसरी और स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो किराया भरने की भी पैसे नहीं है। हमारी कॉलोनी काफी साल से बसी हुई है। सरकार को हमें बेघर करने से पहले पूरी जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों के रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब तक हम लोगों को दूसरी जगह घर नहीं दिए जाएंगे, तब तक हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि अपने घरों को हम तोड़ने नहीं देंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार का कहना है कि इसके खिलाफ वे मुख्यमंत्री आवास भी कूच करेंगे। तो काफी दिनों से यहाँ 35-36 साल हो गए रहते हैं। पहले जंगल था, झोपड़ी था, बना के हमसे कमा के ईंट वगैरह बनाए। अब करेंगे हटाएंगे, वीडियो रोड बनेगा, क्या बनेगा। हम लोग तो चाह रहे यहीं बसा हम लोगों को। के वोट देता हूँ सब गोरा, तो हमारे वोट के घर देगा। मैंने वोट देता हूँ इतना साल से, 50-60 साल से रहता हूँ, 70 साल से। इतना दिन से हमारे वोट लेता है, तो हमारे घर है, तो घर किस लिए हमारे बेलगा रहा है? हमारे घर तो बसने के लिए देगा।
इतना हमारे बाल बच्चा इतना जलम करम है यहाँ पर, तो इतना दिन से नहीं बेलगाया है। अब हमारे बेलगाएगा तो हमारे कहाँ बेलगाएगा? घर दो तो हम रहूँ जाऊँगा कहूँ, और नहीं तो हमारे यहीं पर आने दो। इसलिए बेलगा रहा है, किसी के रहटौरी में तो नहीं हूँ हम। मलिन बस्ती निवासीगण 30, 40, 50 सालों से नदी रिस्पना और बिंदाल और शहर के कई नालों खालों में रह रहे हैं। स्वर्गीय इंदिरा जी ने आह्वान किया था कि ये गरीब लोगों, जहाँ पर बंजर भूमि पड़ी है उसको आबाद करो। गरीब लोगों ने उसे समतल करा, अपने तिरपाल का मकान बनाया, फट्टे का मकान बनाया, और जैसे मेहनत मजदूरी करके थोड़ा पैसा आया तो उन्होंने उसमें टीन शेड बनाया, लिंटर डाला। नगर निगम ने, पार्षदगण ने, विधायक ने, सांसद ने, पीडब्ल्यूडी ने, एमडीडीए ने और यहाँ तक कि नगर निगम ने सारी सुविधाएं उनको दे दी। यदि अतिक्रमण की भूमि में वो गरीब लोग रह रहे थे तो आपने सुविधाएं क्यों दी भाई? सबसे पहले तो जो सरकार का जो एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय है ये बहुत ही स्वागत योग्य है। इसका हम स्वागत करते हैं और ये देहरादून जैसे शहर में निजात पाने के लिए एक अच्छा मुहिम है, अच्छा कार्य है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने पहले भी सरकार को सुझाव दिए हैं, पहले भी हमने सरकार को चेताया है कि एलिवेटेड रोड के सर्वे के साथ ही साथ जो आपने निशानदेही कर दिए हैं, जो निशान लगा दिए हैं, सबसे पहला इनका जो है आप जो है कहीं ना कहीं पुनर्वास करें और इनको कहीं ना कहीं बसाने की कवायद शुरू करें। नहीं तो बाद में आपका फिर से एक बार बस्ती तोड़ो बस्ती बसाओ का अभियान चलता रहेगा और जो ये आपने काम करना शुरू करना था उसमें विलम्ब होगा। दूसरी तरफ हमारा ये मानना है कि जो एलिवेटेड रोड आप बना रहे हैं उस पर पहले से ऐसे मापदंड सुनिश्चित किए जाएं जिससे ये दूरगामी हो, लंबे समय तक हो। वहीं सरकार का कहना है कि रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड को लेकर सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर योजना पर काम किया जा रहा है। योजना पर काम तेजी से आगे बढ़े, इसे लेकर भी सभी एजेंसियां समन्वय बनाकर काम कर रही हैं और इसकी निगरानी भी की जा रही है। पुनर्वास और विस्थापन में किसी का अहित न हो, इसके लिए टीमें ग्राउंड पर काम कर रही है। सभी प्रभावितों को एक नीति के तहत पुनर्वास, विस्थापन और मुआवजा तय किया जाएगा। योजना के तहत प्रभावित लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एलिवेटेड रोड को लेकर जिन भवन को नोटिस दिए गए हैं उन सभी भवन स्वामियों को आपत्ति दर्ज कराने का भी समय दिया गया है। जो मलिन बस्तियों में अभी नोटिस दिए गए हैं रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर, उस पे कुछ लोगों की जो अपनी बात रखने का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी बात रखने के लिए आया था और इनका यही कहना है कि जितने भी नोटिसेस सर्व किए गए हैं, लाल निशान लगाए गए हैं, उनके संबंध में एक बार दोबारा से वेरिफिकेशन कराया जाए। जो नोटिसेस सर्व किए गए हैं उनमें ऑलरेडी आपत्ति करने का समय अवधि दी गई है और इनको संबंधित को अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है और उसी अनुसार इनकी प्रॉपर्ली सुनवाई भी समिति द्वारा की जाएगी। मुझे लगता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में विकास के अनेकों काम हो रहे हैं, चाहे हम प्रदेश में रोडों की बात करें, चाहे एलिवेटेड रोड की बात करें, देहरादून जैसे महानगर में जिस प्रकार से जाम की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, उस समस्या को दूर करने के लिए भाजपा की सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ एलिवेटेड रोड बनाने का जो प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया और यहाँ पर एलिवेटेड रोड की मंजूरी दी गई है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ये कार्य अच्छे नहीं लग रहे हैं और विकास के जब जब अच्छे कार्य स्वीकृत होते हैं तो कांग्रेस पार्टी को उसका विरोध करना जरूरी लगता है। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है और मुद्दा विहीन कांग्रेस इस तरह के मामलों को लगातार उठाती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को बेघर नहीं कर सकती है और इस एलिवेटेड रोड के प्रभाव में जितने लोग भी प्रभावित होंगे उनके पुनर्वास की सरकार व्यवस्था करेगी। निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं उनका प्रवास किया जाएगा बजाय उनको उजाड़ने के। सरकार जहां दावा कर रही है कि एलिवेटेड रोड परियोजना के बन जाने के बाद देहरादून को जाम की समस्या से निजात मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर लगातार
हो रहे विवाद के चलते अब देखना होगा कि इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू हो पाता है और ये परियोजना सच में राजधानी देहरादून को जाम की समस्या से निजात दिलाने में ब्रह्मास्त्र साबित होगी। क्या सरकार मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाने से पहले उनके आवास के लिए कोई ठोस प्रबंधन करेगी? क्या भारी जन विरोध के बीच यह परियोजना अपना मूर्त रूप ले पाएगी या केवल फाइलों पर ही सिमट कर रह जाएगी? ऐसे कई तमाम सवाल अभी भी हैं जिन पर उत्तर आना बाकी है, लेकिन उत्तर के नाम पर है तो केवल सवाल। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में राजेश चमोली जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। राजेश चमोली साहब, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में बीजेपी से सत्यवीर जी जुड़ेंगे और लेखराज जी महासचिव सीटू की ओर से भी जुड़ेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कांग्रेस पार्टी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। राजेश जी, क्या लग रहा है कि क्या मलिन बस्ती वासियों के साथ में सरकार धोखा कर रही है? पहले इनसे टैक्स वसूली लगातार की जाती है, लेकिन बाद में एलिवेटेड रोड या किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के नाम पर इन लोगों को पूरी तरीके से बेघर या कह सकते हैं कि बर्बाद कर दिया जाता है। निश्चित रूप से ये सत्य है कि मैम, जिस प्रकार आपने ये हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जो मलिन बस्तियों वालों जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। देखिए, विकास का कभी किसी ने विरोध नहीं किया है। पूर्व की जो सरकारें हैं, निश्चित रूप से पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार रही उत्तराखंड में और देश भर में, तो निश्चित रूप विकास के नए नए आयाम स्थापित किए गए और विकास का कोई विरोध नहीं करता। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों के लिए हम विकास करना चाहते हैं, जिन लोगों का हम विकास करना चाहते हैं, क्या वो लोग उससे संतुष्ट हैं या उन लोगों की उसमें राय ली गई है? नहीं, सोचने का विषय है। आप देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी तानाशाह हमेशा बनती आई है, पहले और कहती है कि हम जनता के हित में काम करें। नोटबंदी आपने देश भर में की, जनता के सामने क्या मतलब क्या रिजल्ट आया आपके सामने है। किसान बिल आप लाए, कांग्रेस ने विरोध किया, भाई ये अनैतिक तरीके से आप ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो रिजल्ट सामने है कि उसको वापस करना पड़ा। इसी प्रकार आपको याद होगा गरिमा जी, अभी 3 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को न तोड़ने का एक अध्यादेश लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि 3 साल तक ये मलिन बस्तियां नहीं तोड़ी जाएंगी। अब जब यह अध्यादेश आ चुका था, और ये इसलिए आया क्योंकि उस टाइम चुनाव थे, निकाय चुनाव होने थे राज्य में, ये आनंद फानन में ये अध्यादेश लाया गया कि 3 साल तक बस्तियों को नहीं उजाड़ा जाएगा। हम देखिए, हम अवैध निर्माण जो भी हुए राज्य में उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन जो लोग बच चुके हैं, जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि हम 60 साल से 50 साल से 30 साल से इस राज्य में रह रहे हैं और यहाँ पे हमारे मकान हैं, पक्के मकान हैं, आदमी जीवन भर मेहनत करता है, नौकरी करता है, जो मिडिल क्लास का आदमी होता है, और वो ज्यादा से ज्यादा एक मकान जोड़ता है और बच्चों की शादी करता है। अब अगर वो मकान बनाने के बावजूद अगर उसको मकान को बिना शर्त के अगर तोड़ा जाए, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी समस्या है और जिसका भुगतान इस राज्य सरकार को भी करना पड़ेगा। और आम जनता जो जिन लोगों ने वो भी कर रही है, जिन लोगों ने इनको चुना, इनके डबल इंजन की सरकार के नाम पे चुना, ट्रिपल इंजन की सरकार के नाम पे चुना, तो निश्चित रूप से इसका भुगतान आम जनता कर रही है। यार मुझे लगता है लगातार ये बढ़ रहा है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में क्या कहा गया, मैं कल वहां की मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था कि प्रदेश भर में जो बस्तियां हैं उनको नहीं उजाड़ा जाएगा, और आज दिल्ली में लोग किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ पूरा दिल्ली में कि बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। हम करें तोड़िए, आपको विकास के लिए कोई मना कर रहा है, लेकिन उनकी पुनर्वास की जो व्यवस्था है उसको पहले आप कर दीजिए, उनको कहीं विस्थापित कर दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आज ही बसे हैं। और इन जगहों पर अगर मैं जो खास तौर से धर्मपुर हो गया, रिस्पना, ये रायपुर की जो बस्तियां हैं, इन पे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मतलब पिछले कई सालों से मतलब सत्ता में है, उन लोगों को भी तो चिंता करनी चाहिए। अगर उनको ये था कि अगर ये चीजें टूटनी है, अवैध है, तो भैया उस टाइम आपको इनको बसाना नहीं चाहिए था। वहां पार्षद भाजपा के हैं, मेयर आपके भाजपा के हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ये तमाम लोग अगर इनको बसा रहे हैं, इनके वोट ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको पुनर्वास की करने की कहीं आवश्यकता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनती है। हम शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं कि हम विकास के कहीं पे भी विकास, जहाँ पे विकास अगर निरंतर जनता के हित में चल रहा है, हम उसके पक्षधर हैं, लेकिन जनता का नाश कर आम आदमी को परेशान कर आप विकास करना चाहते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए गरिमा जी, अभी 12,000 करोड़ का ये बड़ा बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं कि 12 पूरे राज्य में इन्होंने मतलब जो 4 धाम ऑल वेदर रोड का नाम दिया गया, उसको 12,000 करोड़ रुपए में बना के खर्च किया। लेकिन आज देख लीजिए और की स्थिति क्या है, पूरी जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है,
हमने उस टाइम भी कहा था कि आप एक अल्टरनेट रोड बना लीजिए, इस ऑल वेदर रोड से बेहतर है कि एक अल्टरनेट नई रोड बनाई जाए और उससे यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन आज पूरे ऋषिकेश से लेकर आप बद्रीनाथ केदारनाथ तक जाएंगे तो हर जगह मतलब रोडों के पैचेस गिरे हुए हैं जगह जगह। पूरी ऑल वेदर रोड की मतलब जो कह रहे क्षतिग्रस्त हो रही है। और लूट कितनी बड़ी थी कि 750 किलोमीटर की रोड 12,000 करोड़ खर्च हुए पर किलोमीटर। अगर एवरेज पे लगाएंगे आप तो ये 16 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर की रोड बनी है। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का धन उगाही का साधन बन चुका है राज्य में विकास के नाम पर। ये किस प्रकार से हम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको टेंडर देके काम करा के उनसे धन उगाही करे। पूरे राज्य की स्थिति आपके सामने है। महिला अपराध में भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं, लूट खसोट में भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं। अगर आप कहें कि इस राज्य में कोई सुनने वाला नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री खनन और शराब पर लगे हुए हैं, लूटने पे हर प्रकार से। ठीक है, अब बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सत्यवीर जी, मरीन बस्तियों को पहले बसाया जाता है और फिर उजाड़ दिया जाता है, क्या ये उन लोगों के साथ में अन्याय नहीं है? आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, समय समय पर विकास के नाम पर कई सारे बड़े काम होते हैं जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन मलिन बस्ती वासियों के बारे में आखिर सरकार कब सोचेगी? गरिमा जी, उत्तराखंड में 2017 से लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं और विकास के लिए कई बार होता है कि बहुत सारे गांवों को विस्थापित करना पड़ता है। कई ऐसी जगह होती है जिसमें और विकास के कार्य होते हैं, वहां से विस्थापन करना पड़ता है। उत्तराखंड में तो खासकर देखने को मिला है, टिहरी में जब टिहरी बांध बना तो कितने गाँवों को विस्थापित किया गया, और जब अभी लोहारी ताजा लोहारी बांध बना है तो उसमें कितने गाँवों को विस्थापित किया गया। ऐसे ही लखवाड़ ब्यासी बांध बन रहा है, उसमें विस्थापित किया गया। और ये आवश्यकता है, भविष्य की आवश्यकता है उत्तराखंड में कि इस प्रकार का एलिवेटेड रोड राजधानी के अंदर होना चाहिए। जिस प्रकार का जनसंख्या का दबाव उत्तराखंड ये देहरादून के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या का घनत्व भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो भविष्य की जो चिंताओं पे जिस प्रकार से सरकार आगे बढ़ रही है, ये तो सभी को बधाई देनी चाहिए, सभी को स्वीकार भी करना चाहिए कि उनकी सहूलियतों के लिए काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए तोड़ना कर रही है, प्रदेश के हित में कर रही है कि और राजधानी का स्वरूप राजधानी के रूप में दिखे उसके स्वरूप में कर रही है, और जो नीतिगत होगा उसी नीति और कानून सम्मत होगा उसके अनुसार काम किया जा रहा है। नीति विरुद्ध तो कोई काम किया नहीं जा रहा है। अगर इस प्रकार से होता भी है तो मुझे लगता है कि अब तक की स्थिति बहुत सामने आ जाती। हम देहरादून में जो लगातार दबाव बढ़ रहा है जनसंख्या का, लगातार जिस प्रकार का, और खास करके तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब कांग्रेस प्रश्न उठा रही है, अपने समय पर इन्होंने गरिमा जी किसी प्रकार का विकास तो उत्तराखंड में नहीं किया है। आज उत्तराखंड में जहां इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो मेरा सवाल था। इन्होंने क्या किया क्या नहीं वो मेरा सवाल नहीं था। रुकिए गरिमा जी, हाँ। मैं पूरा कर लेता हूँ, फिर आप उसके बाद जो आप नहीं, मैं आप ही से जोड़ रही हूँ, मैं आप ही के सवाल में जो मैंने किया आपसे उसमें जोड़ रही हूँ कि क्या मैंने आपसे ये पूछा था इन्होंने क्या किया। इन्होंने नहीं किया, हम स्वीकार कर लेते हैं, जनता ने स्वीकार कर लिया, इनको सत्ता से बाहर कर दिया, आप पर विश्वास दिखाकर आपको लेकर आए। आपने मलिन बस्ती वासियों के लिए क्या किया, मेरा सवाल ये था। मैंने ये तमाम प्रश्न उठा रहे थे और आपने नीति विरुद्ध होने की बात कही। जब ये बस रहे थे, जब इनके ये जो बनाते हैं बस्तियां, उस वक्त सरकार कहाँ होती है? फिर इनसे टैक्स भी ले लिया जाता है अलग अलग तरीके का। गरिमा जी, उत्तराखंड के अंदर पिछले 7 वर्षों में और खासकर के इन 3 वर्षों में जिस प्रकार से अतिक्रमण के ऊपर जोरदार प्रहार किया गया है, सरकारी भूमि पर कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से अनैतिक रूप से राज्य के मान सम्मान के विपरीत जिस प्रकार से बसाया गया, सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया गया। हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अतिक्रमण पर प्रहार किया है, 5000 हेक्टेयर से अधिक की जमीन हमने खाली करवाई है, चाहे वो किसी भी विभाग की हो, चाहे फॉरेस्ट की हो, सिंचाई की हो या PWD की हो, अन्य किसी विभाग की हो। हमने तो अपने पास रखी नहीं, वो तो सरकार के सुपुर्द हुई है सारी जमीन जितनी भी अतिक्रमण से हटाई है, और लगातार ये कार्य चल रहा है। के लिए आप कहते हैं ना कि इनके लिए भी कुछ सोचेंगे, उसको लेकर कुछ सोचा आज? गरिमा जी, उत्तराखंड के नागरिक के हित के बारे में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जहां भी उनके हितों की बात होगी, सरकार सबसे पहले उन तक जाएगी। और कांग्रेस के एक मिनट में कंप्लीट करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने दिल्ली का नाम लिया, उत्तराखंड पे डिबेट हो रही है।
मान्यवर जी, आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार अगर वहां पर कार्रवाई भी कर रही है, अवैध रूप से जो वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, अगर आप उसके साथ खड़े हो तो इस रूप ऐसा है सतवीर भाई, आप ठीक है, आपस में डिबेट नहीं। राजेश जी और सत्यवीर जी, आपस में कोई चर्चा नहीं होगी। प्लीज प्लीज दोनों लोग चुप हो जाइए। ठीक है, अपनी चर्चा को हम बाकी के मेहमानों के साथ में आगे बढ़ाएंगे, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हैं। शांति प्रसाद जी, मलिन बस्ती वासियों को लेकर लोग खुलकर बोल नहीं पाते हैं, काम करने की बात तो बहुत दूर हो जाती है और इनके साथ हर बार सिर्फ और सिर्फ अन्याय होता रहता है। हम ये नहीं कहते कि मलिन बस्तियां वैध हैं, लेकिन ये बसने क्यों दी जाती हैं और इनके लिए विकास अगर हो रहा है तो इन तक क्यों नहीं पहुंच रहा? जो विकास के चौमुखी विकास के दावे जो सरकारें करती हैं वो विकास आखिर यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचा? बात बहुत सही है गरिमा। इस समय देहरादून जो अस्थायी राजधानी है ये जाम से बहुत परेशान है। आम नागरिक जो है सुबह ऑफिस जाता है, शाम को घर जब आता है, दोनों समय पर जो है बहुत मानसिक तनाव झेलता है। देहरादून शहर के अंदर ही कम से कम 1-1, 1.5 घंटा कई बार हो जाते हैं कि आदमी को लगता है, और पुलिस चाहकर भी नाकाम हो जाती है क्योंकि टूरिस्ट भी बहुत आते हैं और आम जनमानस एक छोटे से क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड का जन दबाव जो है झेलना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने एक विकल्प चुना है एलिवेटर रोड का, बहुत स्वागत योग्य कदम है। सरकार को इसमें मुआवजा भी बहुत कम देना पड़ रहा है क्योंकि सरकार की अपनी ज़मीन, नदियों पर सरकार का अधिकार होता है और नदियों के बीच से यदि कोई वैकल्पिक एलिवेटर रोड बनती है तो देहरादून ही नहीं पूरे देश के नागरिकों को इसका लाभ होगा, देहरादून जाम से मुक्त होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि जो मलिन बस्ती के लोग इसमें विरोध कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि हमने तो देश विकास के लिए पूरी सभ्यता को जो है सरकार को दे दिया। टेरी बांध उसका उदाहरण है। तो जहाँ विकास के लिए कोई मकान आगे आता है और वो उसका रजिस्ट्री का और दाखिले खारिज का मकान है तो सरकार उसे मुआवजा देने को तैयार बैठी है। और जो बस्ती के लोग हैं जो सरकारी संपत्ति में बैठे हुए हैं उनके लिए ये इतना कम नहीं है क्या? 40-50 साल से है, यदि कोई रह रहा है फ्री में सरकारी संपत्ति में बिना पैसे दिए, उसको सरकार ने इतनी सुविधा दे दी है, ये पर्याप्त नहीं है और उनको कहीं बसाने की सरकार कोई योजना बना रही है तो उनको उसका स्वागत करना चाहिए। विकास के लिए यदि खाली विरोध इस बात का हो कि मलिन बस्तियों वालों को जो है संरक्षण देना है तो फिर देहरादून में विकास होगा कैसे? ये स्मार्ट सिटी जो है जहां नागरिक जो यहाँ के मूल हैं, जो यहाँ की रजिस्ट्री करी ज़मीनों में रह रहे हैं, उनको अगर यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए सरकारों पे उंगली खड़ी होना स्वाभाविक है। अगर उनको सरकार ये भी कह रही है कि उनको अन्यत्र कहीं बसा दिया जाएगा तो उन्हें ये मानना चाहिए कि सरकार ने अगर आपके विकास के लिए आपके मकानों पे लाइन लगाई है तो दूसरी ओर सरकार उनको बसाने की बात भी कर रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता सड़कों पे उतरे हैं तो मेरा तो ये मानना है कि सरकार को इनके खिलाफ मुकदमा लगा देना चाहिए। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने देहरादून की तमाम सरकारी संपत्तियों में जो है ऐसे लोगों को वोट के लिए बैठा दिया। अभी मैं आप ही के चैनल में एक बाइट देख रहा था, वो महिला जो उत्तराखंड की नहीं है कैसे खुल के कह रही थी हमने वोट दिए हैं। मतलब वोट देना, सरकारी संपत्ति पे कब्जा करना और नेताओं का सरकारी संपदाओं पे कब्जा करवाना, ये लोकतंत्र है? अरे जब उत्तराखंड के विकास के लिए, देश को बिजली देने के लिए टिहरी डैम के में तमाम गांव के गांव हमने विस्थापित करवा दिए और आप देहरादून में रोजी रोटी कमाने के लिए सरकारी संपदा में बैठने के बाद यदि नेताओं का सहारा लेकर धमकी देते हो तो ये समझा जा सकता है कि विकास के आगे बाधक बनना ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। हाँ, जो लोग बसे हैं, जिनकी रजिस्ट्रियां हैं, जिनकी जो है ज़मीन जो है दाखिल खारिज है, वो यदि विकास के आगे आ रहे हैं उनको सरकार मुआवजा दे रही है। सैकड़ों योजनाएं सरकार की ऐसी है। अभी ऑल वेदर रोड के अंदर तमाम लोगों की ज़मीनें कटी, तमाम लोगों के मकान टूटे, तो क्या पहाड़ के जो मूल निवासी है उन्होंने विरोध किया? देश को अपना जो संपत्ति दान करी, उसके बाद जो मुआवजा मिला उन्होंने वैकल्पिक जगह पर अपने मकान बना लिए।
तो जो लोग केवल और केवल विकास के आगे राजनीतिक रोटी सेकने आ रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने उत्तराखंड का स्वरूप बिगाड़ा, संपदाओं में बाहर वालों को बसाया वोट के लिए। आज वही लोग आग दिखा रहे हैं, विकास के अवरोधक बनने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र में यह स्वीकार्य नहीं है। सरकार की तरफ से मैं बयान सुन रहा था, सरकार कह रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और जिनके मकान आ रहे हैं पक्के मकान, उनको मुआवजा दिया जाएगा। दोनों चीज़ों पर मैं स्वागत करता हूं। हाँ, जो मलिन बस्तियों में बसे हैं उनको सरकार के द्वारा बसाने की बात कही गई है, वो ठीक है। वरना जो नेतागिरी कर रहे हैं विकास के आगे, वो केवल राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि 27 में चुनाव है। एलिवेटर रोड का जब कार्य शुरू होगा, तोड़फोड़ होगी, उस समय पर जो है अगला मई जून होगा और अगले मई जून के अंदर चुनाव का पीक पर होगा और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों एक दूसरे पर मलिन बस्ती का आरोप लगा कर राजनीति में 5 साल के लूट, राजनीति में 5 साल के भ्रष्टाचार, राज्य की उपेक्षा, बुनियादी मुद्दे ये गौण हो जाएंगे और दोनों पार्टियां मलिन बस्ती और बस इसी का आगे पीछे चुनाव को घुमाने का प्रयास करेंगे। ये भी संज्ञान में लेना चाहिए और देखना चाहिए कहीं ये राजनीतिक प्लेटफार्म तैयार तो नहीं किया जा रहा है कई मुद्दों से बचने के लिए। ये भी उसमें देखा जाना चाहिए। ठीक है, बहरहाल एलिवेटर रोड बनती है तो इसका स्वागत। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत अरुण जी आपका। अरुण जी देखिए, बेघर होने का डर ठीक है, किसी को भी होगा, चाहे वो कई बार प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसमें कई सारी मलिन बस्तियां ही नहीं बल्कि जो आम बस्तियां होती हैं यहाँ पर भी कई बार अतिक्रमण को देखते हुए एक्शन होता है। लेकिन इस समस्या का आखिर इलाज क्या है? सरकारें बहुत दावे करती हैं इनके भी पुनर्विकास की, लेकिन वो होता नहीं है कभी भी। लगातार इनकी संख्या बढ़ती है, कभी भी कम नहीं हुई। ऐसा क्यों और क्या किया जाना चाहिए ताकि इन लोगों को भी कम से कम रहने की व्यवस्था की जा सके? सरकार जो विकास की बातें करती है वो विकास इन लोगों तक आखिर क्यों नहीं पहुंचता? गरिमा देखिए, आपके चैनल में कई बार हम अतिक्रमण पे चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल। और इसके मूल में अतिक्रमण ही है। मैं शांति भाई से आज 100% सहमत हूं। पहली चीज विकास और दूसरी चीज विकास में जो रोड़े अटका रहे हैं वो है। ये जो योजना बनी है बिंदाल और रिस्पना के ऊपर एलिवेटेड रोड की, कम घर आ रहे हैं उसकी जद में, लेकिन जो भी आ रहे हैं उस पर निशान लगा दिए प्रशासन ने। और देखिए, अभी मैं भाजपा के मीडिया प्रभारी की बात भी सुन रहा था कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। जब सरकार पुनर्वास की व्यवस्था कर रही, पहली चीज तो अतिक्रमण क्यों हुआ, किसने करवाया, उसके जिम्मेदार कौन है? मैं बार बार कहता हूं, अतिक्रमण होता है कभी किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा नहीं होता। जो उस इलाके के अधिकारी हैं, चाहे वो पटवारी हो, कानून गो हो, इनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए कि आखिर अतिक्रमण हुआ क्यों। और वो होता नहीं है, इसलिए राजनीतिक दल, ये देखिए एक साजिश होती है, राजनीतिक दल की, प्रशासन की साजिश के तहत ये बसाए जाते हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए, अब बरसात का सीजन आने वाला है, तमाम नदियों के किनारे ऐसी बस्तियां बसी हुई है, फिर उनको मुआवजे की मांग होगी। पहली चीज तो वो अवैध बस्ते, उसके बाद बाढ़ आई, बाढ़ में उनके मुआवजे की मांग होगी। वहां बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं, अब ये देखिए हाउस टैक्स लग जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश तो है। और उसके बाद जब कोई बात विकास की होती है तो ये सारे के सारे सरकार के खिलाफ तंबू तान के खड़े हो जाते हैं। आखिर ये प्रदेश देवभूमि है, इस देवभूमि को हम बचाएंगे नहीं इन अतिक्रमण से, तो इस देवभूमि का विकास कैसे होगा? बिल्कुल, बार बार कहते हैं। देखिए, पहली चीज ये देवभूमि, दूसरी चीज ये पर्यटन प्रदेश, दूर दूर से देश विदेश से पर्यटक आते हैं। चारों धाम यहाँ है, हेमकुंड साहिब यहाँ है, वहां भी श्रद्धालु आते हैं। अगर ये इस तरह की बस्तियां बसेंगी तो आखिर प्रदेश की छवि को कि क्या पिक्चर लेकर जाएगा वो जो पर्यटक आ रहा है, श्रद्धालु आ रहा है? ये चीजें हमें समझनी चाहिए। और देखिए, एलिवेटेड रोड तमाम शहरों में बसी है। आप
नागपुर चले जाइए, एयरपोर्ट से लेके शहर के अंदर तक एलिवेटेड रोड है, केवल इसलिए कि वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तमाम शहर ऐसे, मैंने नागपुर उदाहरण लिया, तमाम शहर ऐसे हैं जहां इस जाम से बचने के लिए इस तरह के रोड बनाए गए हैं। और देहरादून की स्थिति ट्रैफिक की क्या है, ये तमाम जो पैनल में बैठेंगे सारे लोग जानते हैं। हम लोगों को किस तरह रोज जूझना पड़ता है। मैं रोज ऋषिकेश से देहरादून आता हूँ, मैं ऋषिकेश से जोगीवाला नजदीक जल्दी पहुंच जाता हूँ, जोगीवाला से राजपुर रोड मुझे अपने ऑफिस पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है। ये रोज की स्थिति है, वापसी में भी वही स्थिति होती है। आखिर ये सिस्टम को कौन सुधारेगा? ठीक है, अगर सरकार, प्रशासन, शासन नहीं सुधारेगी तो कौन सुधारेगा? इस चीज पे भी ध्यान रखना चाहिए। ये गरिमा। बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों के साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। साकेत कोर्ट के लॉकअप में हुआ मर्डर, 2 कैदियों ने तीसरे की हत्या कर दी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लॉकअप में कैदियों के बीच जमकर मारपीट। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अमन नाम के कैदी की हत्या कर दी गई। दोनों आरोपी तिहाड़ जेल नंबर 8 में बंद थे। दिल्ली से बड़ी खबर, अदालत की कार्रवाई के लिए साकेत कोर्ट लाया गया था। पुलिस ने कहा जितेंद्र और जयदेव ने किया हमला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पंत गोपाल दास के को लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, उनके पूज्य होने के सभी शिष्यों को भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालुजन जो मणिराम दास सावनी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम कृष्णाचार्य जी महाराज जो नेपाल से आए हैं, उनके साथ नेपाल से पधारे हुए सभी श्रद्धालु जनों को भी हृदय से बधाई देते हुए आपका भी मैं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को प्राण देता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अयोध्या से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर पंत गोपाल दास के 87वें जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए थे। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए लेखराज जी का रुख करते हैं। प्रदेश महासचिव सिटू की ओर से बहुत स्वागत लेखराज जी आपका। लेखराज जी क्या कहना चाहेंगे? बस्ती वासियों के पुनर्वास की बात लगातार होती है, लेकिन उनको लेकर कभी किसी भी सरकार ने कोई मजबूत कदम उठाया ही नहीं। यही वजह है कि इनकी संख्या साल दर साल बढ़ती रही, लेकिन इन्हें राहत और विकास इन तक किसी ने पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। आज स्थिति यह है कि बेघर होने की कगार पर हैं, लाल निशान लगा दिया गया है, जिसके बाद अब ये परेशान नजर आ रहे हैं। लेखराज जी अनम्यूट कीजिए पहले। लेखराज जी आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही हम तक, माफ़ कीजिएगा। लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सत्यवीर जी, देखिए बात वही निकलकर सामने आई कि आखिर इन्हें बसने क्यों दिया जाता है, कभी अधिकारी पर एक्शन क्यों नहीं होता? जो क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं जिनके संरक्षण में इस तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं होता?
गरिमा जी, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में अधिकारियों पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं है, तो इस बात में तो मुझे लगता है नहीं, कहीं अगर भी एक्शन है तो फिर ये बस्तियां सत्यता क्यों नहीं हैं? अगर एक्शन है तो ये बस्तियां क्यों हैं? हमें सुन तो लीजिए। और दूसरा, आप देख रहे हो हमारी सरकार में किस प्रकार से लगातार एक्शन हो रहे हैं। और विषय एक मैं आपको बड़ा गंभीर बता देना चाहता हूँ। अभी जो एलिवेटेड रोड बन रहा है वो तो मतलब मैंने बताया कि फ्यूचर की प्लानिंग है कि भाई उत्तराखंड में देहरादून या अन्य क्षेत्रों से जुड़ाव कैसा होना चाहिए और यहाँ के लोगों के जीवन में किस प्रकार का मजबूती के साथ अच्छा असर होना चाहिए। अभी मैं आपको बता देना तो 2 मेजर प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं। एक बल्लूपुर से कोटा साइड तक चल रहा है और एक दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली बोल लीजिए इसको। इसमें भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें, मकान आई, जमीन आई, वहां पर तो ये कोई बात कहीं खड़ी नहीं हुई कि भाई वहां पर भी जिस प्रकार की जमीनों को सरकार ने अधिग्रहण किया, वहां पर मुआवजे की बात करी, यहाँ पे भी सरकार लगातार बात कर रही है। ये केवल और इसलिए हो रहा है कि ये केंद्र बिंदु है और इसलिए इस प्रकार के प्रश्न कांग्रेस खड़ी कर रही है, विकास के समर्थन में खड़ी नहीं हो रही है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय गडकरी जी उत्तराखंड में आए थे, एक कार्यक्रम को लेकर आए थे। उन्होंने खुले मंच से कहा कि उत्तराखंड जो देहरादून सिटी है उसके अंदर किस प्रकार की जाम की स्थिति है, कई बार मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ के मुख्यमंत्री जी मुझे पूरा एक लेखा जोखा बताया कि क्या आवश्यकताएं हैं। आज के समय में देखिए, इस प्रकार के अगर मंत्री मिल रहे हैं, इस प्रकार का सहयोग केंद्र से मिल रहा है, तो हम क्यों ना इस कार्यों की गति को और बल दें। अब कांग्रेस को इसमें कम से कम ये सहयोग करना चाहिए था कि विजय, उन्होंने अतिक्रमण तो करवाया, इस प्रकार की बसावट बनाई, मगर उस प्रकार उनके जीवन में कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा। और सरकार उसके बाद भी कह रही है कि हम उनको बसाने का काम करेंगे, उनको काम करेंगे। मगर ये आवश्यक है और बहुत जरूरी है कि जो प्लान तैयार किया गया है वो देहरादून के लोगों के जीवन में किस प्रकार से सार्थक परिवर्तन आ सकता है और कैसे लोगों को, क्योंकि पर्यटन प्रदेश भी है यहाँ पर। अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे चारधाम की यात्रा के लिए आ रहे हो, चाहे मसूरी आ रहे हो, चाहे चगराता के लिए आ रहे हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में जहां भी आ रहे हो। तो जब उनको सुविधा नहीं मिलेगी, आर्थिक रूप से हमको बड़ा नुकसान होगा आने वाले समय में। उस नुकसान से बचने के लिए ये सारे प्रोग्राम तैयार करे गए हैं, ये सारी योजनाओं को स्वरूप दिया जा रहा है और उनके जीवन में भी अच्छा परिवर्तन आ सके। और तमाम तरह की हमारी ऐसी योजना है जिसके माध्यम से इनको मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। अब उत्तराखंड के प्रति जो हमारा कर्तव्य, हम तो उसको पूरा कर रहे हैं, मगर कांग्रेस को भी विपक्ष के रूप में जो एक सार्थक रूप से दिखना चाहिए था, वो तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब हमारा कर्तव्य, हम तो उसको पूरा कर रहे हैं। और जहां तक मैं बता देना चाहता हूं मलिन बस्तियों के विषय में, मगर उत्तराखंड से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी कांग्रेस के लिए कहना चाहता हूं, लाल किले के पीछे पूरी जो बसावट थी वो तो वैध बसावट थी। संजय गांधी ने तो रातों रात वो पूरी बसावट बुलडोजर से खत्म कर दी। कितनी बड़ी बस्ती थी वो। और आज हम तो कह रहे हैं कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर रहे हैं और उत्तराखंड के लिए इस प्रकार के निर्माण की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के पास केंद्र से लगातार इस प्रकार का सहयोग मिल रहा है, उस सहयोग के लिए हम काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के समय देख लीजिए कि किस प्रकार से सहयोग मिलता था, केवल और केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए और राजमाता के दरबार में किस प्रकार से माथा टेका जाए, वही काम होता था। आज आप देखिए, हमारा जो छोटा सा मतलब हमारे चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो उत्तराखंड के या मुख्यमंत्री जाते हैं, विद प्लान जाते हैं, चाहे पीएमओ में, चाहे केंद्र के मंत्री के पास। आज हमारे हर मंत्रालय की बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तराखंड में चल रही है। इसीलिए हमारा जो आर्थिक ढांचा है गरिमा जी, वो मजबूत हो रहा है। अभी जीएसटी के आंकड़े आए हैं 2 दिन पहले, हम सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। भारत में कोई भी राज्य हमसे आगे नहीं है, बड़े बड़े राज्य आगे नहीं है। हमारी जो जीडीपी, जो जीएसटी के आंकड़े 5% बड़े हैं। तो ये हम हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और मैं फिर भी बता देना चाहता हूं, उत्तराखंड में इससे बड़े बड़े विकास के कार्य हुए हैं। चाहे उसको प्रमुखता से भी शांति प्रसाद ने कहा कि एक पूरी सभ्यता है जो टिहरी डैम में जो विलीन हो गई, और उस टिहरी डैम की लाइफ कितनी है, 100-200 साल, मगर वो सभ्यता तो कई वर्षों से अनादिकाल से चली आ रही सभ्यता थी। वो पूरी की पूरी देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश को प्रकाशमय करने के लिए पूरा लोगों ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। सारे के सारे जल भी जो वो पूरे गांव जल विहीन हो गए। और यहाँ पे भी देख लीजिए कि अभी लोहारी नया ताजा बांध बना, उसमें भी लोहारी गांव गया और गांव भी गए। लखवाड़ ब्यासी बांध में भी यही है, कहीं किसी प्रकार का विरोध नहीं है। मगर यहाँ पर किस प्रकार का कांग्रेस विरोध कर रही है, क्योंकि यहाँ पर सारी मीडिया रहती है। मीडिया के सामने अपनी राजनीति को करना, फिर उसके बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना, इस प्रकार के व्यवहार और आचरण करना कांग्रेस की नीतिगत अब व्यवस्था बन गई है, उसी पे चल रही है। और
मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उसके अधिकारों का, उसके संरक्षण का, उसकी व्यवस्था का। ठीक है, राजेश जी कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है आप आपकी बात पर ही जवाब देंगे। राजेश जी बताइए आप क्या कह रहे हैं। गरिमा जी देखिए, चैनल पर बैठकर भाषण देना और बोलना बहुत आसान है। मैं पहाड़ में हूँ, इस टाइम पौड़ी गढ़वाल में हूँ, और विगत वर्ष शायद शांति प्रसाद भट्ट जी भी याद करें और तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको याद होगा, हमारी विधानसभा पड़ती है श्रीनगर के पैठानी क्षेत्र में, जहाँ हमारे पुश्तैनी हम लोगों की जमीन थी, घर थे मार्केट में, उनको पूरे तरीके से निस्ता नाबूद किया गया। पूरा मार्केट आज चौपट हो चुका है पैठानी का, और इसलिए किया गया कि हम इसको एनएच के नाम पे चौड़ा कर रहे हैं, ठीक है। जबकि जिस टाइम लोग बसे थे ना वहाँ एनएच थी, और ग्रामीण सड़कें या ग्रामीण गाँव के जो रास्ते थे वो थे। उसके बाद वहाँ थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, सरकारें बनी, सरकारों ने वहाँ काम किया, लेकिन कहा गया कि अवैध तरीके से लोग बसे हैं, गाँव छोड़ के यहाँ सड़कों के किनारे बसे हैं, उन लोगों को तोड़ा गया। हमने आवाज उठाई, हम पे केस किए गए। शांति प्रसाद भट्ट जी आप कह रहे हैं केस कीजिए, हमने पहाड़ के उन लोगों की आवाज उठाई। माननीय गणेश गोयल जी पैठानी गए, संगला कोटी गए, संगला कोटी की पूरी मार्केट को तोड़ा गया, कृषक की पूरी मार्केट को तोड़ा गया। जो लोग पहाड़ के रहने वाले हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना व्यवसाय सेटअप किया था, उसको तोड़ा गया। नोटी, नंदा सैंड, कर्णप्रयाग, तमाम जगह बुलडोजर लेके ये सरकार घूम रही थी। उस टाइम कांग्रेस के तमाम नेता सड़कों पे थे, जनता की आवाज उठा रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आधा मार्केट कई जगह टूट गया था, तो उसके बाद एक आधे शाम को एक मीडिया में गया ऐड दिया कि हम इन तमाम चीजों को फिर रोक रहे हैं। तो बात बसाने की है, बात वो लोग तो बहुत पुराने हैं, हमारे पहाड़ के लोग हैं, जिन लोगों ने मेहनत करके अपनी दुकानें चलाई, अपना जीवन यापन किया, उनको आपने तोड़ दिया। आपने कहा पुनर्वास की व्यवस्था कर रहे हैं। जोशीमठ कब से कह रहा है, कम से कम 2, 2.5, 3 साल हो गए। हम लोग वहां रात को धरने में बैठे, दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए, पूरी कैबिनेट आई, आज तक पुनर्वास की कोई व्यवस्था अगर आप बता दीजिए कि वहाँ पुनर्वास की। आपने कहा हम नई जगह आपको पुनर्वास दे रहे हैं, कई जगह एलिवेटेड मकान बना रहे हैं, कहाँ है उसे बता दीजिए जमीन पे। आप ये कहेंगे हम ये कर रहे हैं। और रही बात बसाने की, तो भारतीय जनता पार्टी जो अवैध करी ना कि अवैध कब्जा, भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताया कि जो इनका भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय देहरादून में था वो अवैध था ही नहीं था, जिसकी जमीन आप लोगों ने किस प्रकार से अवैध तरीके से कब्जा कर उस पर अपना पार्टी का कार्यालय बनाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा है सतवीर भाई, जिनके कहते हैं ना, जिनके हाथ कोयले की दलाली में अगर काले हो रखे हैं, उनको ज्यादा 60 साल जिस पता लग गया ना ठीक है सत्यवीर जी नहीं, बीच में नहीं सत्यवीर जी, सत्यवीर जी बीच में नहीं, सर बीच में नहीं। और राजेश जी प्लीज आप भी उनसे सीधा बहस नहीं करेंगे। राजेश जी और सत्यवीर जी दोनों लोग शांत हो जाइए सर, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे, बस यही शुरू कर दीजिए। मलिन बस्तियों के विकास को लेकर दोनों ने कोई पक्का जवाब नहीं दिया। मौका कांग्रेस को भी मिला था, आपके समय से भी आंकड़ा बढ़ ही रहा है, आपके समय से भी आंकड़ा बढ़ा है। हमने कई बाइट्स दिखाई, इसके पहले भी हमने चर्चा की, जिसमें लोगों की ओर से कहा गया कि हमें तो कांग्रेस ने बसाया है। साफ तौर पर लोगों ने ये बात कही है। हमने इसके पहले भी कई सारी मलिन बस्तियों को लेकर चर्चा की है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शांति प्रसाद जी आप बोलिए, शांत हो जाइए। ठीक है, शांत हो जाइए। राजेश जी और सत्यवीर जी दोनों लोग शांत रहेंगे प्लीज सर। लेखराज जी एक बार फिर से जुड़े हैं सर, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? लेखराज जी आप बोलिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। जी असल में जो सरकार है उसके जो नीति है और जो कह रहे हैं उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पिछली बार भी जून के महीने में इन्होंने तोड़फोड़ शुरू की और एक महिला की मौत हो गई दहशत के मारे कि उसके घर भी टूटेगा। सोनम नाम की वो महिला थी काट बंगला के अंदर। हमने मांग की कि उसको जो है कुछ मुआवजा मिलना चाहिए उसके परिवार वालों को। इन्होंने आज तक वो मुआवजा नहीं दिया। ये घर क्या बना करके देंगे, ये पुनर्वास क्या करेंगे, ये सब झूठ के ऊपर जो है टिका हुआ मामला है। और लोगों को बरगला करके ये उनको अवैध घोषित करके उनकी बस्तियों को, घरों को तोड़ करके, और बरसात का महीना आने वाला है उसके बाद में जो है ये उनको बेघर कर देंगे। ये हमारा मानना है, हमारा ये कहना है, मांग है हमारी मुख्यमंत्री से, आपका सपना है वो सपना आप पूरा कीजिए, लेकिन पहले इनका पुनर्वास कीजिए, तब उस सपने की बात आप कीजिए। सिर्फ एक आदमी के सपने के कारण हजारों हजार लोग बेघर हो जाए, लाखों लोग बेघर हो जाएं, ये कोई सपना पूरा करने वाली बात नहीं है। बात ये है कि उनको पुनर्वास कर दीजिए, आप कर लीजिए, लेकिन इनकी नियत जो है, नियत में खोट है, ये नहीं करेंगे, हमें मालूम है।
ये अवैध घोषित करेंगे और उसके बाद में उसका ध्वस्तीकरण कर देंगे। लेकिन बस ने क्यों दिया? सवाल तो ये भी है ना कि जब पहले ये लोग यहाँ पर बस रहे थे तब उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया? अब विकास के नाम पर आप उनको हटा देंगे। जी, आपका बिजली, पानी और शिविर की पूरी सुविधा है, सड़कें बनी हुई हैं, पक्के मकान लोगों ने बना दिए हैं, अपना पूरा जीवन भर की पूंजी उसमें लगा दी गई है। तो ऐसे में आप क्या पुनर्वास करेंगे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और कहाँ पर पुनर्वास करेंगे इतनी बड़ी जनसंख्या को? और पुनर्वास के लिए भी कोई नीति होती है ना, उसका भी कोई रोड मैप होता है, वो तो नजर नहीं आता। ठीक है, ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास में। यूकेडी से शांति प्रसाद जी। शांति प्रसाद जी, पुनर्वास का सिर्फ जिक्र होता है क्या? उसके लिए कुछ तैयारी होती है ना, उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, उसको लेकर कभी कोई जिक्र नहीं होता, सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं पुनर्वास और खत्म जिम्मेदारी। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए शांति प्रसाद जी। देखिए गरिमा, हाँ, बहुत सही बात करी आपने। पुनर्वास किसका किया जाएगा? जो रजिस्ट्री की भूमि पर है, जिसका दाखिल खारिज चढ़ा हुआ है, उसका तो उसको मुआवजा मिल जाएगा। मगर जो सरकारी संपत्ति में बैठा है उसको तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दया पे रहना पड़ेगा। अगर सरकार चाहेगी तो उनको अन्यंत्र कहीं बसा देगी। मगर कोई विकास के आगे मकान आ रहा है और उसको अगर सरकार तोड़ रही है और सरकार खुल के कह रही है कि हम बसाएंगे भी और मुआवजा भी देंगे, तो इसमें कहीं विरोध नहीं होना चाहिए। दिक्कतें आती हैं, जब भी कोई विकास होता है थोड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं। मगर दुख की बात यह है, जितनी चिंता मलिन बस्ती की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कर रही हैं, यदि इतनी चिंता उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की करती, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर ये कर रहे होते, उत्तराखंड का जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है इसे कैसे रोका जाए इस पर चिंता करते, उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से लूट खसोट रोज डकैतियां पड़ रही हैं इससे कैसे निजात पाई जाए, इसके लिए यदि लोग संघर्ष करते तो हमें लगता कि इन्हें उत्तराखंड की चिंता है। गरिमा, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। 27 से चुनाव से पहले तमाम मुद्दों को मलिन बस्ती पर लाकर खत्म कर देंगे और अखबारों में छापा जाएगा, एक कहेगा न्याय कर रहे, एक कहेगा अन्याय कर रहे, और उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी, एक दूसरे पर आरोप वाली चीजें चलती महिला उत्पीड़न, ये सब खत्म हो जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, मेरा ये कहना है जिसने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है करवाने वाला दोनों पे FIR दर्ज हो जाए। एक भी आदमी हल्ला नहीं मचाएगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा। सरकारी संपत्ति में बैठो। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार जल्दी से अरुण जी, कुछ सर एक अंतिम प्रतिक्रिया छोटी सी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति चल रही है। हाँ बोलिए बोलिए, आप क्या बोल रही? हाँ, बस राजनीति चल रही है। अभी आपने जवाब भी सुन लिए दोनों पार्टियों की ओर से और मौके भी सबको मिले। देखिए गरिमा, ठीक है, जो लोग बसे हैं उनकी चिंता करना लाजमी है, ये पॉलिटिकल लोगों का काम है। और ये वही लोग चिंता ज्यादा कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें बसाया, उनके बिजली के कनेक्शन कराया, उनके पानी के कनेक्शन कराया, ये सारे लोग वही चिंता कर रहे हैं। क्योंकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश लाई इनको बचाने सर, अभी क्लोजिंग टाइम है राजेश जी, अभी क्लोजिंग टाइम है। मैंने आपसे पूछा था तब आपको सवाल का जवाब देना चाहिए था। अरुण जी आप जल्दी कंप्लीट कीजिए। राजेश जी क्लोजिंग टाइम में बीच में नहीं बोलते, बोलिए अरुण जी जल्दी से। 3 बार राजेश जी आपको आवाज मिल रहा है क्या? सर राजेश जी प्लीज, क्लोजिंग टाइम में बीच में नहीं बोलते प्लीज सर। हो गया अरुण जी, कभी किसी के बीच में नहीं, कोई पक्की नीति नहीं है, कोई पक्की नीति नहीं है किसी के पास। हाँ, ये चुप क्यों रही है बात? अब मैं कह रहा हूँ तो चुप रही है। तो ये बस्तियां क्या आप बायसनेस से बात कर रहे हैं। राजेश जी प्लीज शांत रहिए। ठीक है सर, माफी चाहेंगे। अरुण जी माफी चाहते हैं सर, वक्त कम है। अरुण जी माफी चाहते हैं सर, वक्त कम है। वो बीच में लगातार बोल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि मलिन बस्तियों को लेकर जो पुनर्वास का जिक्र सरकारें करती है, फिलहाल वर्तमान में बीजेपी है, वो जरूर उनके लिए कुछ करे, क्योंकि जिस तरीके से उनके घरों पर लाल निशान लगने के बाद उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, वो उन्हें परेशानी में डाल सकती है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए। तो मलिन बस्ती वासियों के सिर पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जो लाल निशान लग गया है उसके बाद से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हम लगातार टैक्स दे रहे थे और कईयों की तो रजिस्ट्री और दाखिल खारिज तक भी है, उन्हें और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।